class. Today we are going to discuss about the Indian Constitution, है ना, जो हमने कल डिस्कस किया था उसी का नेक्स्ट टॉपिक, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि होता क्या है ना, और हमको क्यों चाहिए, वाई वी नीड इट एंड व्हाट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर और उसके जो मेन पॉइंट्स क्या क्या होते हैं ना, जो हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ऑन व्हाट बेसिस वी मेड इट, इसका बेसिस क्या है. अब क्या हुआ था, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, है ना, मैंने कल आपको बताया था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी जिसने मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. उसमें अराउंड 300 पीपल्स थे, है ना, लगभग 300 लोग थे पूरी कंट्री से जिन्होंने मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ही इंसान ने सबके लिए बना दिया, है ना, हर एक सेक्शन से, एवरी सेक्शन, है ना, चाहे एससीज हो, एसटी हो, विमेंस हो, है ना, चिल्ड्रन की वेलफेयर के लिए कुछ भी हो, तो हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग लोग थे, हर एक कम्युनिटी से अलग अलग लोग थे, हर एक रिलीजन से अलग अलग लोग थे, है ना, कल्चर भी था. सारी तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 300 लोगों की एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई गई और इन्होंने मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. अब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उस टाइम जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन थी, है ना, उस टाइम क्या था, पार्टीशन भी होने वाला था उसी बीच में, है ना. तो कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ तब से लेकर जब तक वो ख़त्म हुआ, उसके बीच में जो भी कंडीशंस थी, है ना, हम लोगों ने क्या हुआ, क्योंकि ब्रिटिश राज चल रहा था उससे पहले, है ना, अथॉरिटेरियन पॉलिसी थी उनकी. अथॉरिटेरियन पॉलिसी का मतलब होता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ना, उसके रूल हमको मानने होंगे, लेकिन उन रूल्स बनाने में हमारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, है ना, कि जो भी रूल बन रहे हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हिसाब से बनाएगी और वो हमको मानने पड़ेंगे. हमारे बिना पार्टिसिपेशन के जो रूल बन रहे थे वो हमको मानने ही होंगे. इसको कहते हैं अथॉरिटेरियन रूल. तो उस टाइम कॉलोनियलिज्म के चलते अथॉरिटेरियन रूल चल रहा था. कॉलोनियलिज्म मतलब कि ब्रिटिश राज, है ना. तो हमारी जो कंट्री थी वो ब्रिटिश की कॉलोनी बन गई थी, है ना. तो उस टाइम क्या हुआ था, उनके सारे रूल्स हमको बिना पार्टिसिपेशन के मानने पड़ते थे. अब जब मानने पड़ते थे तो उस टाइम क्या होता था कि जो लोग थे हमारे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो उनको पसंद नहीं करते थे. वो ये जो लॉ चल रहा था, जो ये तरीका चल रहा था, उनको वो पसंद नहीं आ रहा था. वो चाहते थे कि हमारा भी गवर्नमेंट में कुछ पार्टिसिपेशन हो, है ना, लॉ बनाने में कोई पार्टिसिपेशन हो, हमको भी इक्वल राइट्स मिले. तो उस टाइम और उस टाइम जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी. डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स थे. जैसे राजस्थान का कल्चर अलग है, गुजरात का कल्चर अलग है, साउथ का कल्चर अलग है, नॉर्थ का कल्चर फिर और अलग हो जाता है. तो ऐसे अलग अलग कल्चर्स थे, है ना. वहाँ के कल्चर का मतलब कि एक तरीके से कपड़े पहनने का तरीका, उनके खाने पीने का तरीका, उनकी लैंग्वेजेस, है ना, ये सारा कल्चर में आता है. तो ये सारी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, है ना. डिफरेंट रिलीजन्स थे, हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, है ना, और डिफरेंट बहुत सारा, काफ़ी वास्ट कंट्री थी, काफ़ी बड़ी कंट्री थी, है ना. तो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उस डाइवर्सिटी में भी हमें यूनिटी बनाए रखनी थी, है ना. ये सबसे पहला हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो लोग थे उनका सबसे पहला रूल ये था कि इस डाइवर्सिटी के होते हुए भी कुछ ऐसे कॉमन रूल्स हों जिसको सारी कम्युनिटीज़ माने, है ना. हर एक कम्युनिटी के अपने डिफरेंट रूल्स होते हैं, जैसे हिंदू के अलग होते हैं, मुस्लिम के अलग होते हैं. लेकिन हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उनका मेन पर्पज़ क्या था कि कुछ ऐसे कॉमन रूल्स होने चाहिए, कुछ ऐसी कॉमन बातें होनी चाहिए जो सारे रिलीजन्स माने, है ना. ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को ज़्यादा प्रिविलेज देंगे तो दूसरा रिलीजन उसको नहीं मानेगा, है ना. तो सबको इक्वालिटी देते हुए, है ना, इस डाइवर्सिटी में भी यूनिटी ढूंढने की कोशिश करें. फिर उस टाइम क्या था, पार्टीशन हो रहा था, है ना.
पार्टीशन होने की वजह से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो बहुत ही ख़राब हो गई थी, सोसाइटी की कंडीशन और इकोनॉमी की कंडीशन। इकोनॉमी मीन्स जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह होता है, तो इसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, है ना। लोगों के पास कोई भी पैसा वगैरह कुछ भी नहीं बचा था, वो बहुत ही पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो गया था, हंगर वगैरह, है ना। तो ये कंडीशन बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थी उस टाइम। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पॉवर्टी के लिए, है ना, या फिर हंगर को मिटाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉज बनाए, किस तरीके से हम पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकते हैं, पॉवर्टी को हटा सकते हैं ना। तो पहला नियम क्या था उनका कि इस डाइवर्सिटी में भी यूनिटी को कैसे बनाए रखें, है ना। कुछ ऐसे रूल्स बनाए जो सभी कम्युनिटीज़ माने, और कुछ ऐसे रिफॉर्म्स लाए। रिफॉर्म का मतलब एक तरीके से रिफॉर्म हम कह सकते हैं कुछ ऐसा नया करें, है ना। रिफॉर्म मतलब रिफॉर्म, वापस बनाना, है ना, क्योंकि उस टाइम सोशो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ख़राब हो गई थी, तो उनको वापस अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए अच्छे से, तो उसके लिए उनको कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है जिससे पॉवर्टी को हटाया जा सके, हंगर को हटाया जा सके, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को बैलेंस में लाया जा सके। पार्टीशन के कारण जो मैसेकर हुआ था, है ना, बहुत ज़्यादा लोगों को मारा गया था, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए लोगों ने इन सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की कुछ पॉलिसीज़ बनाई कि किस तरीके से हम अपनी सोसाइटी और इकोनॉमी को और अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। फिर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लोगों का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब जो भी लॉ, पार्टिसिपेशन कैसे, जो भी लॉज बन रहे हैं उन लॉज बनाने में जो हमारे इंडिया के लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कोई भी बाहर का एलिमेंट यहाँ पर नहीं आए, है ना, कोई भी एलियन रूल ना बने। एलियन रूल का मतलब होता है कोई भी दूसरी कंट्री का आकर हमारे लिए लॉज ना बनाए, हमारी कंट्री के लोग ही हमारी कंट्री के लोगों के लिए लॉज बनाए। तो पार्टिसिपेशन हम इलेक्शन के थ्रू हो सकता है पार्टिसिपेशन, है ना, थ्रू इलेक्शन, है ना। इलेक्शन में हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल बाय गिविंग वोट्स, है ना, वी कैन गिव वोट्स, और we can contest election, right? These are the two ways through which we can contest, we can take part in the form of government, है ना। गवर्नमेंट में अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। जो बहुत सारी मेजॉरिटी है वो वोट देकर अपना दे सकती है पार्टिसिपेशन। अदरवाइज जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया जा सकता है ना, कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो, है ना, चाहे वो किसी भी सेक्शन का हो, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। एक शर्त है कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और कुछ एज लिमिट होती है वो पूरी होनी चाहिए, है ना। बाकी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो अमीर है, गरीब है ना, उसकी जाति क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका जेंडर क्या है, चाहे वह विमेन है या मैन है ना, उससे कोई भी, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो इलेक्शन लड़ सकता है। और वोट में भी हर एक इंसान को इक्वल वोट देने का राइट है, यानी कि जो मुझे राइट है वही पीएम को भी राइट है ना। जो मतलब हर एक अबव 18 ईयर, 18 साल से ऊपर जो भी है उसको वोट देने का अधिकार है, और सभी के वोट की वैल्यू जो है वो एकदम इक्वल है, सभी को एक ही वोट देने का अधिकार है। तो ये यहाँ पर भी इक्वालिटी होनी चाहिए, इस पार्टिसिपेशन में भी इक्वालिटी होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन में भी इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना। सभी को वन पर्सन वन वोट, है ना, हर एक को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का अधिकार होना चाहिए। फिर आता है, अच्छा ये जो चीज़ें थी ये हमारी उस टाइम चल रही थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, है ना। बहुत सारी डाइवर्सिटी थी तो उसमें यूनिटी लानी थी, सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने थे, सभी लोगों को इक्वल पार्टिसिपेशन दिलवाना था। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और जो कुछ भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सीखा, है ना, ये सारी चीज़ें तो थी, इसके अलावा जो कुछ भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सीखा, जो फ्रीडम स्ट्रगल के थ्रू, है ना, इंडियन नेशनल मूवमेंट के थ्रू, है ना, बहुत सारे आंदोलन हुए, उन आंदोलन के चलते हुए जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने सीखा उसके ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ की फीचर्स डाले, है ना। की फीचर्स का मतलब है कि सबसे मेन पॉइंट्स जो है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इन्हीं पर बेस्ड है ना। तो ये कुछ की फीचर्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स ने इसमें डाले हैं।
तो ये समझ में आ गया कि ये क्यों डाले हैं, क्योंकि उस टाइम की जो कंडीशन थी, उस टाइम का जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तो जो भी अथॉरिटेरियन रूल था, अथॉरिटेरियन रूल के चलते हमको जो कुछ भी सहना पड़ रहा था, वो हम चाहते थे कि हमको आगे ना सहना पड़े, है ना। वी डिडंट वांट टू टॉलरेट दैट अगेन। तो हम ये चाहते थे कि सबको इक्वालिटी मिले, डाइवर्सिटी में भी यूनिटी बनी रहे, है ना, सभी को इक्वली जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में रहने का मौका मिले। तो उसके चलते हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कुछ की फीचर्स डाले। सबसे पहला है फेडरलिज्म। अब ये जो की फीचर्स हैं, ये की फीचर्स को हम इनके थ्रू समझेंगे कि ये सारी चीज़ें इन की फीचर्स में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए की फीचर्स बनाए गए थे, है ना। अब ये सारी चीज़ें इसमें किस तरीके से हम लोगों ने लागू की, है ना। ये सारी कंडीशन तो पहले से ही थी। अब अपने को क्या पता करना था, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो लोग थे उनको क्या करना था, उनको एक तरीका बनाना था कि किस तरीके से इन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कुछ चीज़ें बनाई है ना। तो इनके थ्रू इन्होंने, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो लोग थे, उन्होंने इन चीज़ों को हमारी कंट्री में लागू किया। सबसे पहला था फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब होता है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे आती है स्टेट गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे आती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दो पार्ट होते हैं, म्यूनसिपैलिटीज एंड पंचायत्स, है ना। अब फेडरेशन क्यों किया हम लोगों ने, है ना। अब इसकी ज़रूरत क्या थी? हमने 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्यों बनाए? क्योंकि जब ये जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी, है ना, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। यहाँ पर एक कोई बड़ा सा सेक्शन है हमारी कंट्री का जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है ना, हर एक सेक्शन के बहुत सारे अलग अलग सेक्शन के लोग रहते हैं। अब हम लोगों ने मान लिया कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट ही हो, है ना, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ना हो, तो क्या होगा? अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ ही सेक्शन के लोग आ पाएंगे। मान लिया हम लोगों ने ये सेक्शन के आगे और ये सेक्शन के आगे, है ना, वो तो लिमिटेड ही होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो लिमिटेड ही होती है। लेकिन कंट्री क्या थी? बहुत वास्ट और डाइवर्स थी। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट में दिल्ली में बैठे लोग ये नहीं समझ सकते कि किसी कोई छोटे से गांव में क्या प्रॉब्लम्स हैं, है ना। जैसे मान लिया दिल्ली में बैठे लोग राजस्थान के कोई भी छोटे से गांव के बारे में नहीं जान सकते कि वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, है ना, वहाँ की नीड्स क्या क्या हैं। तो उन नीड्स को पूरा करने के लिए, है ना, उस डाइवर्सिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, उस डाइवर्सिटी में यूनिटी लाने के लिए। अब देख लो ये दो सेक्शन जो हैं इनको तो बिल्कुल ही वोट मिल ही नहीं रहा, है ना, इनको बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में मिल ही नहीं रहा। जब इनको नहीं मिल रहा तो ये क्या होंगे? डिससेटिस्फैक्शन होगा, है ना, ये मतलब हैप्पी नहीं रहेंगे। जब हैप्पी नहीं होंगे तो उसके बाद में रिवॉल्यूशन होगा। रिवॉल्यूशन का मतलब है कि ये विरोध करेंगे, है ना, जो प्रेवलेंट पॉलिसीज हैं उनका विरोध करेंगे तो गवर्नमेंट में इंस्टेबिलिटी आएगी, है ना। इंस्टेबिलिटी आएगी तो फिर क्या होगा? हमारी सारी गवर्नमेंट बिखर जाएगी, है ना। तो सभी को इक्वल राइट देने के लिए, पूरी डाइवर्सिटी को एक यूनाइटली बांधने के लिए हम लोगों ने हर एक लेवल पर अलग अलग गवर्नमेंट बनाई। पहले तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट बना दी, है ना, इसको कुछ फंक्शन दे दिए। फिर हम लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट्स बनाई, हर एक स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट बनाई, तो फिर उसको अपने कुछ फंक्शन दे दिए कि आप स्टेट में ये कर सकते हो, है। फिर उसके नीचे भी हम लोगों ने जो लोकल लेवल है, यानी कि सिटी लेवल पर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हम लोगों ने ये गवर्नमेंट बना दी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत, है ना। तो इस तरीके से अब ये पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के लोग जो हैं ये छोटी से छोटी बात को जान पाएंगे, है ना, अपनी लोकेलिटी, क्योंकि इनका जो एरिया होता है वो तो छोटा सा ही होता है ना। ये तो छोटे से एरिया पर जो है वो अपना जो भी अपना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना। तो ये छोटे से एरिया के लोगों की जो भी प्रॉब्लम होगी वो इनको बताई जाएंगी, है ना। ये अपनी प्रॉब्लम जो है स्टेट गवर्नमेंट को बताएंगे, स्टेट गवर्नमेंट ये प्रॉब्लम को सेंट्रल गवर्नमेंट तक ले जाएगा। तो इस छोटे से एरिया की जो प्रॉब्लम होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगी, है ना। तो हमारी डाइवर्सिटी सिक्योर हो जाएगी, है ना, डाइवर्सिटी में भी यूनिटी आ जाएगी। लोगों को लगेगा कि उनको भी सुना जा रहा है ना।
तो फेडरलिज्म का मतलब समझ में आया, ये हम लोगों ने क्यों किया, डाइवर्सिटी में यूनिटी लाने के लिए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एक ऑफिसर ये नहीं जान सकता कि पूरी कंट्री में क्या हो रहा है ना, उनकी नीड्स क्या क्या है। फिर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये फेडरलिज्म समझ में आ गया ना, इसको हमने क्यों लिया, क्योंकि हमें डाइवर्सिटी में यूनिटी चाहिए थी, ताकि सभी लोगों की बात सुनी जा सके, है ना, सभी की नीड्स पूरी हो सके। कोई भी सोसाइटी का एक सेक्शन, कोई एक भी सेक्शन ऐसा ना रह जाए जिसकी बात नहीं सुनी जा रही है ना। फिर आ गई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है, एडल्ट का मतलब होता है 18 से ऊपर, 18 की एज से ऊपर। हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया हैव अ राइट टू गिव वोट हु इज अबाउट द एज ऑफ 18। जो 18 साल से ऊपर की एज का है और वो इंडिया का सिटीजन है, देन ही हैज़ राइट टू वोट, ही और शी, है ना, हर एक को वोट देने का अधिकार है। अब वोट देने के अधिकार से हमें क्या मिला, हमें इक्वालिटी मिली, है ना, हमें पार्टिसिपेशन मिला, पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट। और इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो लोकल पीपल हैं, है ना, लोकल पीपल हैं, उन्हीं में से उनके रिप्रेजेंटेटिव चूज होते हैं, है ना। हमारे में से जो है हम एक को रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, कोई भी हम में से ही तो एक एमएलए एमपी बनता है ना। तो इलेक्शन के थ्रू हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, है ना, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाकर हमारे लिए लॉज वगैरह बनाने का काम करते हैं। और हर एक इंसान को जो 18 साल की एज से ऊपर का है, उसको वोट देने का राइट है। तो समझ में आ गई बात कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है और सभी को, चाहे वो कोई भी सेक्शन का इंसान हो, चाहे वो कोई भी जाति रिलीजन का हो, कोई भी कल्चर का हो, है ना, उन सभी को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का अधिकार भी है और वोट देने का अधिकार भी है। तो इससे हमें क्या मिला, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेशन मिला, है ना। यहाँ पर हमको डाइवर्सिटी में यूनिटी मिली, यहाँ पर हमको क्या मिला, पार्टिसिपेशन मिला, है ना, यहाँ पर हमको क्या मिला, पार्टिसिपेशन मिला। फिर है सेपरेशन ऑफ पावर। अब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर क्यों किया गया, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है लेजिस्लेटिव अलग, एग्जीक्यूटिव अलग और जुडिशरी अलग। ये 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, है ना। अब स्टेट लेवल पर भी 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है और सेंट्रल लेवल पर भी 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है ना। अब यही 3 ऑर्गन सेंट्रल लेवल पर भी है, यही 3 ऑर्गन स्टेट लेवल पर भी है। अब हर एक गवर्नमेंट में 3 लेवल की क्या जरूरत थी, है ना, एक ही लेवल सारा काम क्यों नहीं कर सकता। अब क्या होता है, जो लेजिस्लेचर में कौन से लोग होते हैं जिनको हम लोगों ने इलेक्ट किया है ना, एमएलएज एमपीज वगैरह, एमएलएज एमपीज मिनिस्टर्स, है ना, ये जो लोग होते हैं जिनको हम लोगों ने वोट देकर इलेक्ट किया है, ये तो होते हैं लेजिस्लेचर में। एग्जीक्यूटिव में कौन होता है, जो अब ये काम क्या करते हैं, ये लॉ बनाने का काम करते हैं, दे मेक लॉज। इन्होंने तो लॉ बना दिया है ना, पार्लियामेंट में लॉ बना दिया इन्होंने। अब इस लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, लागू कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, इट इम्प्लीमेंट लॉज, ये लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। अब ऐसा क्यों है कि भाई कोई और ही लॉ बना रहा है, लॉ इम्प्लीमेंट कोई और ही कर रहा है, ऐसा इसलिए है ताकि ये दोनों एक दूसरे पर ध्यान रख सकें, है ना। अब अगर लेजिस्लेटिव कोई ऐसा लॉ बना रही है जो लोगों के डेवलपमेंट के लिए नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव इसको कह सकती है कि आप ऐसा लॉ नहीं बना सकते, है ना। अगर एग्जीक्यूटिव जो है वो गलत तरीके से लॉ को इम्प्लीमेंट कर रही है या फिर लॉ को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रही है, तो लेजिस्लेटिव जो है वो इस पर ध्यान रखेगी कि आप अच्छे से लॉ इम्प्लीमेंट करो, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे पर चेक और बैलेंस का काम करते हैं, है ना।
ये इसको चेक करता है, ये इसको चेक करता है, ताकि दोनों लेवल का काम अच्छे से चलता रहे। अब कई बार क्या होता है, क्योंकि एक दूसरे को चेक करने का काम होता है ना, तो ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर जाते हैं, लड़ जाते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, जुडिशरी आती है। उस टाइम जो जुडिशरी होती है वो क्या करती है, वो इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का काम करती है। वो बताती है कि आप दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फिर इस जुडिशरी की बात तो सबको माननी ही पड़ती है। तो समझ में आई कि सेपरेशन ऑफ पावर क्यों है, ताकि एक दूसरे पर चेक और बैलेंस बना रहे, है ना, ताकि ये इनमें से कोई एक जो है वो सुपर पावर ना बन जाए, है ना, जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी सुपर पावर ना बन जाए और जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वो भी कोई सुपर पावर ना बन जाए, है ना। इन दोनों को जो कंट्रोल करने के लिए हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है। जुडिशरी जो होती है वो सबसे ऊपर होती है, इसकी बात सबको माननी ही पड़ती है, चाहे वो कोई भी हो, है ना, चाहे किस भी लेवल का आदमी हो, चाहे वो बहुत बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर वेज वर्कर हो, चाहे कोई भी हो, उन सबको जुडिशरी की बात तो माननी पड़ती है। तो समझ में आया सेपरेशन ऑफ पावर क्यों है। सेपरेशन ऑफ पावर इसलिए है ताकि एक दूसरे लेवल पर, हर एक लेवल पर, चाहे वो लेजिस्लेचर का लेवल हो, एग्जीक्यूटिव का लेवल हो, हर लेवल पर चेक्स और बैलेंस बना रहे हैं ना, वो दोनों एक दूसरे को चेक्स और बैलेंस देते रहें। तो इससे क्या होगा, इससे अथॉरिटी नहीं आएगी, किसी एक अथॉरिटेरियन रूल नहीं आएगा, है ना, वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उन पर किसी न किसी का दबाव रहेगा, है ना। लेजिस्लेचर पर एग्जीक्यूटिव का दबाव रहेगा, एग्जीक्यूटिव पर लेजिस्लेचर का दबाव रहेगा। अगर दोनों ही आपस में लड़ जाते हैं तो उन पर जुडिशरी का प्रेशर रहता है ना। तो इस तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर से हमारी कंट्री में स्टेबिलिटी बनी रहती है ना। तो ये तीनों चीज़ें समझ में आई। डाइवर्सिटी, जो फेडरलिज्म है, फेडरलिज्म के थ्रू इसमें हम सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब ये देखो, स्टेट लेवल गवर्नमेंट और सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, इसमें हर एक लेवल को अपने अपने सब्जेक्ट दिए हुए हैं। स्टेट लेवल का अपना सब्जेक्ट है, सेंट्रल लेवल का अपना सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब क्या है, इनको अपने अपने कुछ काम दिए हुए हैं ना, इनको अपने अपने कुछ काम दिए हुए हैं कि आप इन सब्जेक्ट पर अपना रूल, अपना लॉ बना सकते हो। जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर पर स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है, जो विदेशों से खरीद या फिर विदेशों में कुछ बेचना होता है या फिर कुछ मिलिट्री से रिलेटेड कुछ भी होता है, तो वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। तो इस तरीके से कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, हर एक लेवल को वो दिए हुए होते हैं। सेंट्रल लेवल को अलग सब्जेक्ट गिवन है, स्टेट लेवल को अलग सब्जेक्ट्स गिवन है। और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, यानी कि जो म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत वगैरह होती हैं, उनको ये स्टेट गवर्नमेंट कुछ फंक्शन देती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनको अपने अपने अलग अलग फंक्शन गिवन है। इसमें ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ फंक्शन दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक के अपने अपने फंक्शन है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा नहीं कह सकती कि आप अपने सब्जेक्ट पर रूल नहीं बना सकते, है ना। इसमें स्टेट गवर्नमेंट अपने जो सब्जेक्ट है उन पर रूल बनाने के लिए फ्री है। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टेट गवर्नमेंट इनको बताएगी कि आप इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बताएगी कि आप इन सब्जेक्ट पर अपना लॉ बना सकते हो। समझ में आ गई बात। यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो पावर है, ये दोनों आपस में रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको ये पावर दी है। So today we have discussed about 3 key features of Constitution. Next 2 we will discuss in next lesson.